हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इस चैनल में सारे लॉ सब्जेक्ट्स को कवर किया है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट करनी है और जो कि आज हमें पढ़ना है वो चैप्टर 8 है और 7 जो चैप्टर था वो रिपील्ड हो गया था। रिपील क्या हो गया है? सेल्स एंड गुड्स एक्ट, जो गुड्स एक्ट है जो कि एक अलग से एक्ट उसको बना दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो हमारा जो चैप्टर 8 है वो हमारा इंडेमनिटी एंड गारंटी है, ठीक है। हम लोगों ने सारे केस लॉज अलग प्लेलिस्ट में बनाए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 8 जो कि इंडेमनिटी एंड गारंटी बताता है, ठीक है। देखिए, पहला सेक्शन यहाँ हमारा 124 से शुरू होता है, जो कि 124 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस सेक्शन में बोलता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि जो सेक्शन 124 है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन करता है। या देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंडेमनिटी एंड गारंटी, दो चीज़ें हैं, एक इंडेमनिटी और एक गारंटी। अभी हम लोग इंडेमनिटी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो आगे फर्दर सेक्शन है उसमें हम लोग गारंटी पढ़ेंगे। तो जो वह हमारा 124 सेक्शन है वो बोलता है एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है तुझे मेरे से या किसी अदर पर्सन से लॉस होता है तो मैं उसको सेव करूँ, मैं तो मतलब कि उस पर्सन को सेव करेगा। मतलब एग्जांपल देखिए, जैसे ए ने कहा बी से अगर कोई भी लॉस होता है, चाहे ए से हो या किसी अनदर पर्सन से हो, तो वो इसको सेव करेगा। यानी ए ने बी से प्रॉमिस किया कि ए सेव करेगा, पर यहाँ पे एक कंडीशन ये है, आप देखिएगा, या तो खुद से या तो अदर पर्सन से, ये चीज़ लिखा है। यानी यहाँ सिर्फ पर्सन जो है, पर्सन का ही जो गारंटी, मतलब कि जो पर्सन से ही सेव किया जाएगा। अगर कुछ और होता है तो उसमें सेव नहीं करेगा, सिर्फ या तो खुद से अगर प्रॉब्लम होती है तो सेव करेगा, या तो किसी अदर पर्सन से होती है तो। हम लोगों ने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, जिसमें ये पढ़ा था अगर कुछ भी फ्यूचर में कुछ ऐसा मतलब कि इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, उस पर जो पर्सन पे करता था वो हम लोग पढ़े थे। अगर आपको याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये था, जैसे ए है और ये बी है, इन्होंने इनसे कहा अगर फ्यूचर इवेंट में कुछ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट होता है तो मैं तुमको मतलब कि सेव करूँ, मतलब कि मैं तुमको इसका मतलब कि तुमको सेव करूँगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ पे क्या था, कुछ भी हैपनिंग, मतलब कि कोई भी इवेंट के बारे में बोला है, यानी यहाँ पे कोई भी इवेंट आ गया। यहाँ पे सिर्फ पर्सन, यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से बहुत वाइड है, लेकिन जो हमारा इंडेमनिटी है वो उसका छोटा पार्ट है ना। ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ हर एक इवेंट के लिए सेव किया जा रहा है उसमें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। अगर किसी पर्सन की वजह से कोई लॉस सफ़र करना पड़ रहा है तो वो इंडेमनिटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उसके लॉस होने से सेव करता है तो उसे हम इंडेमनिटी कहते हैं, ठीक। अगर यहीं पे पर्सन नहीं होते तो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते। तो इसमें ये है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये ए हैं और ये बी हैं, इन्होंने कहा चाहे मुझसे कोई भी लॉस हो या किसी अनदर पर्सन से लॉस हो, ठीक है, तो मैं तुमको सेव करूँगा, ठीक। तो क्या होता है, बी के ऊपर सी फाइल करते हैं सूट, ठीक है। अब क्या होता है, ए ने तो कहा था मैं तुम्हें सेव करूँगा, तो इस केस में ए जो भी है, जितने भी प्रोसीडिंग्स के खर्चा वर्चा है सब कुछ इसको बी को सेव करेंगे, बी को देंगे कि उसको कोई सफ़र लॉस ना करना पड़े, कोई लॉस को सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए हमारा, जो कि 125 बोलता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सू। मतलब जो राइट ऑफ जो इंडेमनिटी, एक मिनट,
सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं, जिसको सेव करने के लिए बोला जा रहा है वो कौन है और जो सेव करेगा वो कौन है। तो दो पार्टी होती हैं, एक इंडेमनीफायर देखिए, जो पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें इस तुम्हारे होने वाले लॉस से, जो मुझसे हो या किसी और से लॉस होता है किसी पर्सन से, तो जिस सेव करूँगा, जो ये कहता है वो इंडेमनीफायर होता है। और जिसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे सेव करूँगा, यानी बी को सेव किया जा रहा है, वो पर्सन इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 125 बोलता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सू। जो इंडेमनिटी होल्डर है कब सू कर सकता है, यानी ये जो जिन्हें हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, ये सू किन किन सिचुएशन पे कर सकते हैं, 125 बोलता है। ठीक है, अब वो 3 चीज़ों पे सू कर सकता है। किन किन चीज़ों पे? पहला है जितने भी डैमेजेस होते हैं उस पर, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का डैमेज होता है तो वो सू कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर। और दूसरा है कि जितना भी पैसा लगा है, मतलब कि जितना ऑल कॉस्ट, यानी जितना भी पैसा लगा है वो इसके लिए ये मतलब कि सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑल सम, मतलब इन तीनों पे जो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है, जिसे हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, जिसे सेव करने के लिए बोला जा रहा है, वो पर्सन इन चीज़ों पे ले करके सू कर सकता है। ठीक है, ये उसके पास राइट है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। अब इसमें जो हमारा बताता है, जो हमारा 126 है वो हमारा गारंटी बताता है। अभी हम लोगों ने चैप्टर का नाम में ही पढ़ा था इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो इंडेमनिटी वाला पूरा हुआ। अब ये गारंटी वाला सेक्शन बताता है। पहले जो 126 सेक्शन है वो डिफाइन करता है गारंटी क्या है ना। चलिए 126, ठीक है, उसमें गारंटी है। सिंपल वर्ड्स में समझिएगा, गारंटी को हम लोग श्योरिटी भी कहते हैं। सीधी बात कि जो गारंटी है हम उसे श्योरिटी भी कहते हैं। अब जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो हमारा प्रिंसिपल डेटर हो गया, और एक क्रेडिटर भी लिखा हुआ है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक केस एज्यूम करिए, जैसे कि ये ए हैं और ये बी हैं और ये सी हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ए गए एक शॉप पे, ठीक है, किसी भी किराना का शॉप समझिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, खूब सारी सामान खरीद ली। ठीक, तो इन्होंने जब ये सामान खरीद ली, अब क्या हुआ, पैसे इनके पास थे नहीं, तो जो बी थे इन्होंने कहा मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर ये किसी भी टाइप में मतलब कि फ्रॉड या कुछ भी करता है, ये नहीं पे कर पाता है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो ये गारंटी लिए। अब ये सी जो हो गए, मान के चलिए शॉपकीपर, इन्हें क्रेडिटर बोल देते हैं, जो कि सामान दे रहे हैं। अब इस जगह पे आप बैंक का भी रख सकते हैं, बैंक का एग्जांपल रखते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, ये क्या हुआ, लोन लेने गए, ठीक, क्रेडिटर, अब क्रेडिटर है वो पैसा देने वाला होता है, और जो डेटर होता है वो पैसा लेता है। ठीक है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो क्रेडिटर होता है वो पैसा देता है और जो डेटर है वो पैसा लेता है। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, ये ए गए, इनको 10 लाख की ज़रूरत थी, इन्होंने लिया। अब आपको मालूम है, अब कोई भी लोन लेने जाओ तो बिना गारंटी, बिना श्योरिटी, इन सब के बिना सिक्योरिटी के कोई भी लोन नहीं देता है। ठीक है, जनरली नहीं देते। अब कोई ऐसे फर्जी ऑनलाइन ऐप्स हैं वो तो अलग बात है। ठीक है,
तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि गारंटी चाहिए मेरे को, तो जो बी थे उन्होंने कहा मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, तो ये पर्सन हो गया प्रिंसिपल डेटर, ठीक। ये बी हो गए हमारे गारंटी, चाहे श्योरिटी बोले एक ही बात है, और जो पैसा दे रहा है वो हो गए हमारे क्रेडिटर, ठीक है। अब ये चीज़ आपको जो टर्म्स हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल में भी समझ में आ गया होगा कि कोई किसी की गारंटी लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आता है। अब यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने देखा जाए तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बने, एक जो प्रिंसिपल डेटर और गारंटी के साथ है, दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का है, और चौथा हमारा जो गारंटी और और क्रेडिटर का है ना। 3 रिलेशन हुए। चलिए आ गया ये। अब सिंपल सी बात है, मान के चलिए ए डिफ़ॉल्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं देते हैं, नहीं पे करते हैं, तो उसमें जो बी होंगे हमारे श्योरिटी वो लायबल होंगे। श्योरिटी और गारंटी एक ही लोग हैं, ठीक। अब एक चीज़ है, जैसे कि इसमें और भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले एक और सेक्शन बता देती हूँ, 143। साथ में ही इसमें और एक और सेक्शन है जिसमें कि 1 मिनट 142 भी है। पहले 142 ओपन करिए, फिर उसके बाद 143 पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो हमारा 142 बोलता है गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, यानी अगर कोई गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन में दी जा रही है वो गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी। उस केस में जो श्योरिटी है हमारा वो किसी भी पॉइंट पे लायबल नहीं होगा, क्योंकि जब गारंटी ही मिस रिप्रेजेंटेशन पे ली जा रही है मतलब गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन में ली जा रही है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड होगा। पहली बात ये हो गई। और जो हमारा 143 है, 143 बोलता है गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। तो अगर कोई गारंटी ली जा रही है, कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को कंसील करके, छुपा करके गारंटी ली जा रही है, तो वो भी गारंटी इनवैलिड होगी, यानी वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। अब गारंटी में क्या कंसिडरेशन की ज़रूरत है, तो ये सेक्शन बताता है गारंटी के लिए कंसिडरेशन मस्ट है, कंसिडरेशन होना अनिवार्य है, कंसिडरेशन होना ही होना पड़ेगा, ठीक। देखिए, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड बाय for benefit of principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving guarantee। देखिए इसमें ये बोलता है, पहली बात जो गारंटी के लिए कंसिडरेशन ज़रूरी है ना। दूसरी ये बात, जब ए हमारे हैं, ये बी और ये सी, ये हमारे पीडी या हो गए, प्रिंसिपल डेटर हो गए, ये हमारे श्योरिटी हो गए, और ये हमारे क्रेडिटर हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने इनसे लोन तो ले लिया, अब गारंटी के नाम पे इन्होंने इनसे गारंटी दिलाई है ना। पीडी जो ए है प्रिंसिपल डेटर, उनके बिहाफ पे उन्होंने गारंटी ली, तो ये जो गारंटी ली है वही एक सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 128 श्योरिटी लायबिलिटी। अब जो हमारा गारंटी है, श्योरिटी जिसे हम कहते हैं, अब उस श्योरिटी की लायबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखिए
अगर श्योरिटी की लायबिलिटीज़ क्या होंगी यहाँ पे, सेक्शन हमारा बोलता है 128। तो देखिए पहली बात, किन किन ग्राउंड्स पे जो श्योरिटी होगा वो उसकी लायबिलिटीज़ आ जाएंगे। तो पहला ग्राउंड है हमारा इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर जैसे कि अब ए ने जो हमारा प्रिंसिपल डेटर था उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, गारंटी भी दिला दी, और जो क्रेडिटर थे उनसे उन्होंने गारंटी उसको दिलवा दी सी से बी से, ठीक है, मतलब श्योरिटी से। क्या होता है आगे चल के जो हमारा प्रिंसिपल डेटर था वो अनसाउंड हो गया, पागल हो गया, इनसेन हो गया। तो उस केस में जब इनकॉम्पिटेंट पार्टी हो जाएगी तो जो लायबिलिटी आएगी वो श्योरिटी पे आएगी, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एडजज इंसॉल्वेंट। देखिए अगर लिखा है एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ठीक, इस सही से लिख देती हूँ कि आप लोग नोट कर सको। देखिए एडजज इंसॉल्वेंट मतलब अगर जब हमारा पीडी है, प्रिंसिपल डेटर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है जिसे कहते हैं, तो उस केस में जो हमारा श्योरिटी है वो लायबल होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा डेटर डेप्ट becomes time bar। देखिए डेटर डेप्ट बिकम टाइम बार डेप्ट। अगर मान के चलिए श्योरिटी जो हमारा क्रेडिटर है उसने 1 साल का टाइम दिया था और वो टाइम स्लैप कर जाता है, तो उसके बाद जो श्योरिटी है वो सारी लायबिलिटी श्योरिटी में आ जाती है। मतलब जैसे ए है, बी हैं और ये सी, ये एज यूजुअल हमारे क्रेडिटर हो गए, ये हमारे पीडी हो गए, ये हमारी श्योरिटी हो गई। इन्होंने कहा 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ पर मुझे ये 1 साल बाद, 1 ईयर बाद मुझे ये चाहिए, ठीक है। क्या होता है, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये जो 1 साल है, 1 साल से 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। नॉर्मली टाइम्स लैप के बारे में समझा रही हूँ, ठीक है। अब वो टाइम डिपेंड करेगा कि कितना लैप हुआ है, ठीक है। अगर ये जो टाइम है 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में जो हमारे बी होंगे वो लायबल होंगे, श्योरिटी मतलब जो हमारी श्योरिटी है वो लायबल हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, एक्ट और डेट्स आर अल्ट्रा वायरस। मतलब अगर कोई भी जो भी हमारा एक्ट हो या डेट है, जो भी बचा है, जो हमारे पीडी का है, अगर वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, बियॉन्ड पावर हो जाता है, तो उस केस में हमारे श्योरिटी की लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। ये हो गया हमारा सेक्शन 128। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे 128 में एक लिमिटेशन बताई है कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है उसकी कुछ लिमिटेशन भी दे रखी हैं। क्या है वो लिमिटेशन? जो कि लिमिटेशन 2 है, मैं ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ। देखिए इधर लिख देते हैं। जो लिमिटेशन है 2 तरीके से, बाय फिक्सिंग ऑफ अमाउंट, बाय पार्ट ऑफ डेट। देखिए 2 तरीके की लिमिटेशन होती है इस श्योरिटी के ऊपर। पहली हो गई बाय फिक्सिंग ऑफ अमाउंट और दूसरा हो गया हमारा बाय पार्ट ऑफ डेट। देखिए अब इसमें ये है कि जैसे कि हमारा बाय फिक्सिंग ऑफ अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यही एक केस समझते हैं
मान के चलिए क्या हुआ, 1 लाख इन्होंने अपना लोन लिया, ठीक है। श्योरिटी ने कहा मैं सिर्फ 50,000 तक के ही इनकी गारंटी लेता हूँ, ठीक। तो जो हमारा अगर ये टाइम स्लैप होता है तो उस केस में लायबिलिटी सिर्फ श्योरिटी पे 50,000 तक के ही आएगी, ना कि 1 लाख की आएगी। पहला ये हो गया कि अगर अमाउंट को फिक्स कर दिया तो उस श्योरिटी सिर्फ उतने के लिए ही लायबल होगा, ना कि उससे ज़्यादा के लिए। दूसरा, बाय पार्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कहते हैं 1 लाख में मैं सिर्फ 1/4 का ही गारंटी लेता हूँ, एक पार्ट का गारंटी लेता हूँ। मान के चलिए 4 से 5 6 इन्होंने क्या किया, डेट ले लिए, पर इन्होंने कहा मैं जो ये दो लोन है मैं सिर्फ उसके लिए ही इनकी गारंटी लेता हूँ। तो उस केस में जो हमारे ये जो श्योरिटी है सिर्फ उस पार्ट के लिए, जितना पार्ट के लिए उन्होंने गारंटी ली है उस पार्ट के लिए ही लायबल होंगे, ना कि अगर मान के चलिए जो प्रिंसिपल डेटर ने क्या लिया, 10 लाख का लोन ले लिया और सिर्फ उन्होंने 50,000 तक के ही गारंटी लेनी थी। तो ऐसा नहीं है कि उनसे 10 लाख रिकवर करेंगे, उनसे सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही रिकवर करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या है, तो मतलब ऐसी कोई गारंटी जो मतलब थोड़ा सा चल रही हो, वो गारंटी मैं बताती हूँ एग्जाम्पल से। लिखा है अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर कोई गारंटी लेता है तो वो हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए हमारा, जो बोलता है 130 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक चार्ट बना लीजिएगा आप लोग। पहले मैं इसको बना देती हूँ। इसमें क्या है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फॉर लायबिलिटी, यानी जब श्योरिटी जब डिस्चार्ज होगा तो उस अपनी लायबिलिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन चीज़ों पे श्योरिटी लायबल होगा। अब पढ़ेंगे किन किन चीज़ों पे जो हमारा श्योरिटी है वो मतलब कि वो फ्री होगा, डिस्चार्ज होगा अपनी उन लायबिलिटी से। तो ये सेक्शन के अंदर ही कवर होगा। तो पहले उसको हम लोग चार्ट में बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एक सेक्शन वाइज समझ लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी डिस्चार्ज है ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, रोको। तो जो हमारी श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाएगी, तो जो हमारा पहला पॉइंट है बाय रेवोकेशन, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो श्योरिटी वैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा, पहला काम, ठीक है। मतलब पहली जो श्योरिटी डिस्चार्ज होगी उसमें पहला है बाय रेवोकेशन। दूसरा है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, मतलब अगर क्रेडिटर के ऐसे कंडक्ट से जो मतलब कि ऐसा कोई क्रेडिटर कंडक्ट करता है, मतलब जो क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर जिन्होंने bet दिया है, उनके किसी कंडक्ट से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बाय इनवैलिड गारंटी, बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी। अभी हम लोगों ने सेक्शन 142 143 में पढ़ा, कब जब गारंटी की ही गलत तरीके से ली गई हो तो वो वैसे ही इनवैलिड हो जाएगी, वैसे ही श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब इन सेक्शंस को पढ़ते हैं। अब बाय रेवोकेशन, अब रेवोकेशन इन सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आज ये हमारा सेक्शन 130 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। देखिए अगर किसी गारंटी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, चलती आ रही गारंटी है, अगर उसको रोकना है तो वो 2 सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पहला सेक्शन 130 बोलता है बाय नोटिस, आपने नोटिस सर्व कर दी कि भैया अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो वो श्योरिटी भी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो रहा है तो श्योरिटी तो डिस्चार्ज होना ही होना है। सेक्शन 30 हमारा बाय नोटिस बोलता है कि नोटिस भेज दो, रेवोकेशन की कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो उसमें श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज हो गया। अब बोलता है हमारा जो सेक्शन 31 है, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। ठीक है, अगर जो श्योरिटी है उसकी ही डेथ हो जाए तो क्या श्योरिटी कहाँ से उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे? नहीं, अगर श्योरिटी की ही डेथ हो जाती है तो वहाँ से उस श्योरिटी की लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा 62। अब 62 क्या बोलता है? अब 62 के लिए आप सबसे पहले सेक्शन खोल लीजिए हमारा 62, जो कि बोलता है इफ़ेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नया ला रहे हैं, हम इसको लिख देते हैं कि देखिए 3 चीज़ें दे रखी हैं। पहला है नोवेशन, दूसरा है रेसेशन, तीसरा है हमारा अल्टरेशन। देखिए अब इसको समझिए ध्यान से कि अगर जो हमारा सेक्शन 62 के हिसाब से जो हमारा श्योरिटी है, हमारा गारंटर है, हमारी जो श्योरिटी है वो कब रिलीज़ होगा? पहला, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई, फिर क्या हुआ, दिमाग ख़राब हो, मतलब कि दिमाग चेंज हो गया कि श्योरिटी और जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है, हमारा जो क्रेडिटर है, उसने क्या किया कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करा, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो जब वो नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात ही नहीं, तो उस केस में जो श्योरिटी है अपनी लायबिलिटीज़ से ख़त्म हो जाता है, मतलब वो लायबिलिटीज़ फिर ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है रेसेशन। अगर मान के चलिए अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही कैंसिल कर दिया तो क्या करोगे आप? कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उसको ख़त्म ही कर दिया गया है, तो उस केस में क्या श्योरिटी को लायबल ठहरा सकते हो? नहीं ठहरा सकते हो, फिर तो पे करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारा जो श्योरिटी है। ठीक, और तीसरा है हमारा अल्टरेशन। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं और श्योरिटी को नहीं बताया जाता है या श्योरिटी उस चीज़ से मतलब कि वो जानकारी उसके पास नहीं है और उसमें अल्टरेशन कर दिए प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलके, तो उस केस में श्योरिटी तो हमारे डिस्चार्ज हो ही जाएंगे। ठीक, ये हो गया बाय रेवोकेशन, मतलब जब ख़त्म होता है तो उस केस में जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है उस केस में ये सेक्शंस हैं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, वरना क्या करिएगा साइड में ही ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर के ऐसे कंडक्ट से लगता है कि अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म हो रहा है, तो उस केस में हमारी श्योरिटी लायबिलिटी से ख़त्म हो जाएगी। उसमें पहला सेक्शन है 133 हमारा बोलता है liabilities of 2 person primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on other default। देखिए जो हमारा 133 बोलता है, अगर मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो हमारे क्रेडिटर हैं उन्होंने कुछ वेरिएशन कर दिए तो उस केस में क्रेडिटर अगर वेरिएशन करते हैं तो उस केस में श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 132 ये बोलता है, मतलब कि देखिए अभी जब कॉन्ट्रैक्ट को किया गया है तब तो वो चल रहा था, लेकिन क्या हुआ बीच में क्रेडिटर ने कुछ मतलब कि अलग चेंजेस कर दिए उसमें, तो उस केस में जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है 134 बोलता है हमारा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीजिंग और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। देखिए अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है ना, तो क्या हुआ जो हमारे क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को रिलीज़ कर दिया, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्ट था कंप्लीट हो गया हो या कोई भी रीज़न रहा हो, जो क्रेडिटर हैं उन्होंने प्रिंसिपल डेटर को फ्री कर दिया। अगर प्रिंसिपल डेटर को ही फ्री कर दिया है तो उस केस में श्योरिटी तो ऐसे ही साथ में ही फ्री हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन मतलब कि देखिए
अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने फ्री कर दिया है, प्रिंसिपल डेटर की ही तो श्योरिटी ली थी, जब यही फ्री हो गए हैं तो श्योरिटी तो फ्री होंगी ही। तो इस 134 में भी क्रेडिटर के थ्रू श्योरिटी लायबिलिटीज़ से अपनी मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 135, बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ गिव टाइम टू और अग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। देखिए इस सेक्शन में ये बोलता है प्रिंसिपल डेटर को क्या हो, अभी मैंने एक सेक्शन ऊपर मैंने पढ़ाया, अगर टाइम स्लैप हो जाता है उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटीज़ बन जाती हैं, पर टाइम तो लैप हो गया, पर जो हमारे क्रेडिटर थे उन्होंने उनको प्रिंसिपल डेटर को और टाइम दे दिया कि चलो अभी मैं तुम्हें सू नहीं कर रहा हूँ, तुम अपना पेमेंट आज नहीं तो तुम 1 साल बाद जमा कर देना। तो उस केस में श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। अब जैसे उन्होंने तो सिर्फ 1 साल तक की ही ना गारंटी ली थी, जब जो क्रेडिटर ने ही टाइम दे दिया है तो फिर श्योरिटी तो फ्री हो नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 139 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअली रेमेडी। देखिए बोलता है इफ़ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ श्योरिटी और ओमिट टू डू। देखिए अगर जो क्रेडिटर है, ठीक है, अगर क्रेडिटर के किसी एक्ट या ओमिशन से हमारा जो श्योरिटी है वो फ्री हो सकते हैं, वो उस अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 141, बोलता है कि श्योरिटीज़ राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर श्योरिटी। मतलब 141 बोलता है अगर क्रेडिटर जो हमारे हैं उन्होंने जो सिक्योरिटी थी उसको ही लॉस कर दिया, वो ही खो दिया है, तो उस केस में जो श्योरिटी हैं हमारे फ्री हो जाएंगे। ठीक, अब थर्ड पॉइंट है हमारा बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी, जिसमें कि अगर गारंटी ही गलत तरीके से ली गई है तो उस केस में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, तो 142 हमने पढ़ा, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को जो किसी भी गारंटी को अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया जाए, कुछ और बता करके कुछ और दिखा करके किसी और पे गारंटी लिया तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्योरिटी की कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं है। नेक्स्ट 143 बोलता है कि अगर कोई भी फैक्ट्स को छुपा करके या कुछ भी छुपा करके उसके बाद उसने गारंटी ली है तो उस केस में भी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि सारे फैक्ट्स उस गारंटर को पता होने चाहिए। जो हमारा श्योरिटी है उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज़ पे गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 144, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी। देखिए अगर मान कीजिए 144 बोलता है अगर किसी केस में 2 श्योरिटी हैं, ठीक है, अगर दोनों की लायबिलिटीज़ इक्वल है तो अगर एक श्योरिटी काम नहीं करता है तो दूसरा भी अपनी लायबिलिटीज़ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही उनको काम करना पड़ता है। अगर एक नहीं करता तो दूसरा भी फ्री हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 127, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कि जो श्योरिटी कब लायबिलिटीज से हट सकता है, तो उसमें से सेक्शन 127 भी आता है। तो 127 अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो बोलता है कि अगर मान के चलिए कंसिडरेशन ही नहीं है, जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो गारंटी ही नहीं है, बिना गारंटी के तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है ना, तो कंसिडरेशन ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी इज़ नॉट डिस्चार्ज इन फॉलोइंग केसेस। अब इसमें हम लोग कुछ और सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि जो श्योरिटी है वो इन केसेस में डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि श्योरिटी की कब लायबिलिटी होंगी, है ना। उससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा श्योरिटी की लायबिलिटीज़ क्या होंगी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कब वो डिस्चार्ज होगा। अब इसके बाद ये पढ़ेंगे जो श्योरिटी है वो किन किन केस में वो लायबल है। ठीक है, चलिए।
अब हम लोग जो श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज नहीं होगा अपनी लायबिलिटी से वो पढ़ेंगे। इसमें 3 सेक्शन आते हैं, 136, 137, 138। तो 136 हमारा सेक्शन बोलता है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। देखिए, अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, ये ए है प्रिंसिपल डेटर, ये हमारे बी हैं जो कि हमारे श्योरिटी हैं, ये हमारे सी है जो कि क्रेडिटर है। ठीक, अब क्या होता है, अब इसमें जो एक अलग से दूसरे पर्सन आते हैं जिन्हें हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक, अगर इन्होंने कहा कि यार क्रेडिटर तू ए पे मत सूट करना, मतलब कि केस मत करना या कुछ भी, तो इस अगर थर्ड पर्सन आके कह रहा है या क्रेडिटर से थोड़ा और टाइम दे दे, इस पर सूट मत करना, उस केस में जो हमारा बी श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अभी हम लोगों ने 135 के सेक्शन में पढ़ा था कि अगर जैसे कि हमारा क्रेडिटर है, अगर वही प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे देता है तो श्योरिटी फ्री हो जाता है। पर यहाँ पे ये चीज़ है, अगर थर्ड पर्सन आकर के कह रहा है कि क्रेडिटर ए को, मतलब प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे दो, सू मत करना, तो इस केस में श्योरिटी फ्री नहीं होगा। अगर क्रेडिटर खुद टाइम दे देते तो उस केस में श्योरिटी फ्री होते, लेकिन यहाँ तो थर्ड पर्सन आके कह रहा है ना, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर, ये जो हमारे श्योरिटी हैं, श्योरिटी की कोई भी लायबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 137 बोलता है क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मतलब देखिए, अगर इसको पढ़ देते हैं, बोलता है मेयर फॉरबियरेंस ऑन अ पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू प्रिंसिपल डेटर ऑफ एनफोर्स टाइम ऑल अदर रेमेडीज अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन in the guarantee to the contrary discharge of surety। देखिए, अगर जो हमारा ये है, इस एक मिनट, ये ए बी सी पी डी है हमारे, ये हमारे श्योरिटी हो गए, ये हमारे क्रेडिटर हो गए। अगर इन्होंने कहा ठीक है, अगर अभी तुम नहीं पे कर पा रहे हो तो मुझे इतने टाइम में नहीं, इतने टाइम में दे दो, तो इस केस में जो श्योरिटी हैं फ्री नहीं होंगे अपनी लायबिलिटीज़ से। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 138, जो कि 138 हमारा बोलता है कि रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। देखिए, अगर 2 को श्योरिटीज़ हैं, ये 2 श्योरिटी हो गए, ये हमारे ऊपर से समझा देते हैं। 138 सेक्शन बोलता है अगर को श्योरिटी हैं, यानी 2 या मतलब कि 2 से ज़्यादा श्योरिटी हैं, तो उसमें क्या होगा, ये मान के चलिए हमारे ए हो गए, ये हमारे बी हो गए, ये हमारे सी हो गए, ये पी डी, ये श्योरिटी, ये क्रेडिटर। पर क्या हुआ, श्योरिटी 2 हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि क्या हुआ, जो क्रेडिटर हैं उन्होंने बी को फ्री कर दिया कि श्योरिटी जो तुम श्योरिटी थे, गारंटी दिए थे बी को, ए के लिए, प्रिंसिपल डेटर के लिए, उसमें तुम फ्री हो, तो ये जो श्योरिटी है फ्री हो जाएगा। पर जो एस के लिए है, मतलब कि जो S2 है हमारे दूसरे श्योरिटी हैं, उनके लिए फ्री नहीं होगा। जितना भी पैसा होगा ये इनसे वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग जान लेते हैं राइट ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी के कुछ राइट्स हैं, वो क्या हैं वो जान लेते हैं। देखिए, अब राइट जो हैं श्योरिटी के वो किस तरह होंगे, राइट ऑफ श्योरिटी। ठीक है, वो 3 लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पहला हमारा जो प्रिंसिपल डेटर है उसके लिए हो सकते हैं, मतलब जिसके बिहाफ पे गारंटी दी थी उस पर्सन के लिए हो सकते हैं। प्रिंसिपल डेटर
ठीक। और दूसरा हमारा को श्योरिटी है, यानी साथ में एक और श्योरिटी दी है तो उस पर क्या राइट होते हैं श्योरिटी के, उस पर हो सकता है। तीसरा हो गया हमारे क्रेडिटर। इन लोगों के ऊपर जो राइट बनता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारे प्रिंसिपल डेटर हैं, जैसे सेक्शन 140 खोल लीजिए अपना, बोलता है राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑन परफॉर्मेंस। देखिए जो 140 बोलता है हमारा सेक्शन, वो बोलता है ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक। ये पीडी, ये श्योरिटी और ये क्रेडिटर। क्या हुआ, जब टाइम स्लैप हो गया, ठीक है, अब लायबिलिटी श्योरिटी पे आ गई, ठीक है। श्योरिटी ने इनका जो इनके बिहाफ पे इनका जितना भी पैसा था इन्होंने इनको क्रेडिटर को पे कर दिया, ठीक। यानी जो इनका रिलेशन था वो ख़त्म हो गया। अब क्या है, जो हमारा जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। एक ये हमारा राइट हो गया जो कि 140 में दिया हुआ है, राइट ऑफ श्योरिटी, ठीक। पहला ये हो गया। नेक्स्ट है अपना 145 सेक्शन खोल लीजिए। देखिए इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाइड श्योरिटी। देखिए इसको पढ़ लीजिए। बोलता है कि in every contract to guarantee there is an implied promise by principal debtor to indemnify the surety। मतलब इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें एक मतलब कि इम्प्लाइड एक प्रॉमिस होता है कि अगर श्योरिटी पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो प्रिंसिपल डेटर है वो सेव करेंगे, है ना। तो जो ये पैसा है श्योरिटी वाला वो रिकवर कर सकते हैं, पहला। और दूसरा कि वो इंडेमनीफाई करेंगे उसको, हमारे गारंटी को सेव करेंगे, हमारे श्योरिटी को सेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाए 146 बोलता है को श्योरिटी टू बी कंटिन्यू इक्वली। देखिए अब को श्योरिटी की राइट में 145 लिख लेते हैं। अब इसमें ये बोलता है कि अगर 2 श्योरिटी हैं, इधर मान के चलिए 2 श्योरिटी हो गए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में ये दिया था, अगर एक को फ्री कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी से फ्री हो गए, आप बी से कलेक्ट कर सकते हो, यानी एक श्योरिटी दूसरे से फ्री ले सकती है, अपना पूरा रिकवरी कर सकती है, भले ही सी ने जो क्रेडिटर है उसने फ्री कर दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट 147 सेक्शन लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम। अब इसमें 147 और लिख सकते हैं कि अगर जैसे कि क्या है, अब श्योरिटी, यही एग्जांपल देखते हैं। 2 श्योरिटी तो हैं पर इन्होंने कहा कि मैं 40 रुपये दूंगा और इन्होंने कहा मैं 60 रुपये दूंगा, तो सिर्फ लायबिलिटी उसकी उतनी ही आएगी, जिन्होंने जितने की गारंटी दी है उतने की ही लायबिलिटी आएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि अब इसमें कौन कौन से सेक्शन बचे हैं ये देख लेते हैं। एक बार इसको मैं रिकॉल करा देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा ब्रीफ समरी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो हमारा ये जो इंडेमनिटी एंड गारंटी है 124 से स्टार्ट होता है। उसमें जो 124 सेक्शन है उसमें इंडेमनिटी क्या है और इंडेमनिटी फायर कौन है, इंडेमनिटी होल्डर कौन है, ये समझाया है। तो इंडेमनिटी वही है कि अगर किसी भी पर्सन से या खुद से अगर कोई भी लॉस होता है तो वो उसको सेव करेगा, है ना। तो और नेक्स्ट सेक्शन हमारा 125 वो बताता है इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं, ठीक।
126 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन है, क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में, और श्योरिटी किसे कहते हैं, क्रेडिटर कौन है, प्रिंसिपल डेटर कौन है। ठीक है, कंसिडरेशन इसमें मस्ट है जो कि 127 बोलता है। ठीक है, और जो कंसिडरेशन है, अगर गारंटी ने क्रेडिटर्स को गारंटी दी है वो इटसेल्फ उसमें ही वही एक कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 128 बोलता है श्योरिटी की लायबिलिटीज़ क्या हैं। सेक्शन 129 बोलता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बारे में। सेक्शन 30 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, अगर कोई भी कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है वो कैसे रिवोक की जाएगी, कैसे ख़त्म की जाएगी, है ना। 131 बोलता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, अगर श्योरिटी की ही डेथ हो गई है तो वो जो चल रही है गारंटी वो तो ख़त्म होनी ही होनी है। नेक्स्ट सेक्शन 132 लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड अरेंजमेंट बिटवीन देम वन शैल श्योरिटी एज अ। देखिए, अगर एक श्योरिटी डिफॉल्ट करती है तो दूसरी उसमें एक मिनट, Hmm. 133 सेक्शन बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन आता है तो उसमें श्योरिटी की लायबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी। 134 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी अगर प्रिंसिपल डेटर ही को ही फ्री कर दिया है क्रेडिटर ने तो जो श्योरिटी है वो तो फ्री होना ही है। 135 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद द गिव टाइम, अगर जो हमारा श्योरिटी अगर वो टाइम दे देता है बिना किसी उसके तो उस केस में श्योरिटी फ्री हो जाते हैं। 136 बोलता है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड, अगर देखे थर्ड पर्सन आकर के बोलता है यार तुम इसको टाइम दे दो प्रिंसिपल डेटर को, तो इस केस में श्योरिटी लायबल नहीं होंगे। 137 बोलता है क्रेडिटर फॉरबिडन टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, अगर क्रेडिटर सिर्फ शू नहीं करेगा ये बोलता है तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 139 बोलता है रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर, अगर एक को श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दे इसका मतलब ये नहीं दूसरा की भी फ्री हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन 139 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअली रेमेडी, अगर जो क्रेडिटर के किसी एक्ट और ओमिशन से हमारा श्योरिटी फ्री हो सकता है, उसकी लायबिलिटीज़ ख़त्म हो सकती है। 141 जो 140 सेक्शन है वो बोलता है राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। देखिए अगर देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये जो प्रिंसिपल डेटर है और ये गारंटर हैं, ये हमारे क्रेडिटर, अगर ये कोई भी काम करते हैं वो कुछ भी करते हैं तो अगर ये गारंटी इन्होंने इनकी दी है तो अगर ये चाहते हैं कि इनको मतलब कि इनका ये ख़त्म किया जाए तो वो अपना कर सकते हैं ना। नेक्स्ट सेक्शन है श्योरिटी राइट्स बेनिफिट क्रेडिटर्स श्योरिटी। देखिए श्योरिटी का जो राइट है क्रेडिटर्स मतलब श्योरिटी का भी राइट है क्रेडिटर के उस पे, जैसे हमने अभी बताया कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 3 लोगों पे राइट्स बनते हैं, एक क्रेडिटर पे, एक प्रिंसिपल डेटर पे और को श्योरिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 142 गारंटी ऑब्टेन मिस रिप्रेजेंटेशन। 142 बोलता है अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से आप गारंटी ले रहे हो तो वो इनवैलिड है। 143 बोलता है अगर कंसीलमेंट से आप कुछ छुपा करके ले रहे हो गारंटी वो भी इनवैलिड है। 144 बोलता है गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट इट अंटिल को श्योरिटी, जब तक एक श्योरिटी काम नहीं करता है, मतलब 2 श्योरिटी अगर उनमें से एक ज्वाइन नहीं होता तो दूसरा भी कोई लाइबल नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 145 बोलता है इम्प्लाइड प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी श्योरिटी, एक प्रिंसिपल डेटर के पास इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि जो हमारा श्योरिटी है उसको सेव किया जाए। हमारा 146 सेक्शन बोलता है को श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, अगर 2 से ज़्यादा श्योरिटी हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल होंगे।
लास्ट सेक्शन 147 लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम। अगर श्योरिटीज़ एक से ज़्यादा हैं पर उनको हर सम अलग अलग है कि तुम 10% दे रहे हो, मैं 30% दे रहा हूँ, इस परसेंट की गारंटी ऐसे दी जा रही है, तो उसके सम के लिए वो लायबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो है, हम लोग उसमें बेलमेंट पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 9 है हमारा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर समझाएंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।